हेलो एट्थ क्लास। आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 कक्षा 8 के लिए पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 हमें संसद क्यों चाहिए को पढ़ेंगे। तो हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। तो इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों को जानेंगे। और यही वे तथ्य जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। तो ये इमारत है जिसे संसद कहा जाता है और ये इसमें जो ये स्तंभ दिखाए गए हैं, वैसे इस इमारत में ऐसे स्तंभ हैं नहीं, लेकिन यहाँ पर एक प्रतीक रूप में दिखाया गया है कि सब लोगों की संसद में सहभागिता होती है। तो संसद को संभाला है उन्होंने, तो उन्हीं से संसद चल रही है और वही संसद को संभाले हुए हैं। तो हम इस अध्याय में देखें कि हमारी संसद जो है देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। और इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। तो लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, फैसला यानी कि निर्णय। तो जैसे कि आप जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने बहुत लंबा और मुश्किल समय झेला था। और इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबके यानी कि जो अलग अलग हिस्से हैं, जितने भी अलग अलग तरह की पृष्ठभूमि के लोग इसमें आए थे, तो समानता निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे और औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे और सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे। लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें बहुत सारे खतरे होते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली जब राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांग करने लगी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदन हो चाहिए। विधायिका यानी हमारी जो संसदीय विधायिका है, और उन्हें बजट पर चर्चा के प्रश्न करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक जो निर्वाचित प्रतिनिधित्व था, चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनकी व्यवस्था की मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण बनी थी, लेकिन इसमें न तो सभी वयस्क यानी 18 साल से ऊपर वालों को न तो वोट डालने का अधिकार था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेते थे। तो औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया कि स्वतंत्र भारत के सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे। तो इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। तो एक चित्र दिखाया है, ये व्यक्ति जो EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहे हैं। तो 2004 के आम चुनाव में जब पहली बार पूरे देश में EVM का इस्तेमाल हुआ तो इससे 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि जो मत पत्र बनते थे, कागज़ बनता था, उन पे उनके चिन्ह और चुनाव चिन्ह और नाम होते, दलों के नाम होते थे। तो उसके लिए 8,000 टन कागज़ की ज़रूरत पड़ती थी। तो स्वतंत्रता संघर्ष जो सपने थे और जो हमारी इच्छाएं थी, उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया और इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। इसका मतलब था कि देश के सभी वयस्क नागरिक जो 18 से ऊपर होंगे, 18 साल से ऊपर के, उनको वोट देने का अधिकार होगा। तो लोग और उनके प्रतिनिधि, तो सहमति का विचार जो है लोकतंत्र का सबसे प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब होता है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। तो लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। तो इसके पीछे मूल सोच ये होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। सिद्धांत स्तर पर यानी कि तो कैसे मंजूरी देता है, तो लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और ये जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि, इनका एक समूह जो होता है वो सरकार बनाता है और जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को ही संसद कहा जाता है। ये संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है
और इस तरह से जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। तो चुनाव के लिए जा रहे हैं ये लोग। तो सरकार के विभिन्न स्तरों के प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए हमारी संसद है और इसके अंदर जो है 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, ये हमारा उच्च सदन होता है और देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं यहाँ के सभापति होते हैं। और लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है, इसमें 545 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब संसद की क्या भूमिका है देखिए, भारतीय संसद जो है लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है, यानी कि हमारी आस्था है इसीलिए हम लोग चुन के उनको भेज रहे हैं। सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। तो आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है देश को। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। तो ये तो 2014 का है, लेकिन 2014 के बाद 2019 में भी जो है चुनाव हो चुके हैं। तो उस समय जनता पार्टी को 301 सीटें मिली थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 53, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 5। तो इस तरह से अलग अलग इनको सीटें मिली थी। तो चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य सांसद MP कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को काम करने होते हैं राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है और इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, यानी कि जो चुने गए सांसद हैं वो उसके ज़्यादा होने चाहिए। चूँकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। गठबंधन यानी कि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिले तो वो दूसरे दल के लोगों को लेकर भी सरकार बनाता है, तो उसे गठबंधन कहा जाता है। तो कार्यपालिका को चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जेहन यानी हमारे मन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, लेकिन अब बहुमत मिल रहा है। तो सारे मुद्दों पर काम करते हैं। तो केंद्रीय सचिवालय की ये 2 मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरे का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। तो ये जो है ये साउथ ब्लॉक का चित्र है और ये तो साउथ ब्लॉक में जो है प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के दफ्तर, यानी कि बहुत ही जो उच्च स्तर के कार्यालय हैं वहाँ पर हैं। और ये दाईं ओर जो है ये नॉर्थ ब्लॉक है जहाँ वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय स्थित हैं। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित है। तो संसद में तो जो होता है विचार विमर्श और पक्ष विपक्ष जो है अपनी बातों को रखते हैं और यहाँ पर उनके कार्यालय होते हैं। तो राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ज़रूरी है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हो तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। और साहित्य, कला, सिनेमा मतलब अपने अपने क्षेत्र में वो एक विशेष स्थान रखते हैं। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना।
तो जब संसद का सत्र चलता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। उसमें एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज कार्य में जानकारियाँ हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और सरकार को उसकी खामियों यानी कि जो उसकी कमियां हैं उनके प्रति उनको सावधान किया जाता है। इससे सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र में स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। तो इस संसद में पूछे गए प्रश्न का उदाहरण है लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 48 दिनांक 15 उत्तर के लिए बच्चों के लिए योजनाओं का समेकन। तो डॉक्टर मनोज राजौरिया जो ये महिला बाल विकास मंत्री से प्रश्न पूछ रहे हैं और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, वो इस तरह से उत्तर दे रहे हैं। तो सांसद के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है, उनको एक मार्गदर्शन मिलता है, जिससे चलते सरकार चुस्त रहती है, अपने काम को वो तैयार करके रखते हैं। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, उसको सूचित करती है। और जो जनप्रतिनिधि जिनको जनता चुन के भेज रही है वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वो संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में अहम भूमिका निभाते हैं और ये भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। फिर है कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है और इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। संसद में कौन लोग होते हैं? संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य बढ़ गए हैं। जिन समूह और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ रही है और देखिए ये मतदान प्रतिशत जो है ये कहीं पर घट रहा है, कहीं पर बढ़ रहा है और जो 17वीं विधानसभा में 67% मतदान का प्रतिशत था। तो देखने में आया कि जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है यानी कि जो प्रतिनिधि को हम चुनकर भेज रहे हैं उससे लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ें नहीं उठा सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन चुनाव क्षेत्रों से केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो, इसलिए उनको आरक्षण दिया गया है। क्योंकि वो आगे नहीं आ पाते यदि उनको आरक्षण दिया जाएगा तो आगे आने की कोशिश करेंगे और आएंगे। तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो दलित और आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं। इसी तरह से हाल ही महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया, इस पर भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी, आज भी उनकी संख्या 11% से ज़रा ऊपर ही पहुंच पाई है। तो 30% उनको आरक्षण है महिलाओं को भी। तो इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं, यानी कि सब लोगों को वहाँ पर जाने का मौका मिलना चाहिए। तो